हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खास आज के संबंध की बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही निर्धारित करते हुए इस पूरे सेशन, इस पूरे श्रृंखला की शुरुआत की जाती है। और यहाँ पर एक एक बिंदुओं के बारे में हम देखते हुए खासा कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से हम कंटिन्यू करें और एक एक प्रश्नों के बारे में पूरी तरीके से विस्तृत यहाँ पे चर्चा करें। तो खास इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते, माँ बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। इसी विषय के साथ ही अपनी इस क्लास की शुरुआत भी करते हैं। देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और एक एक संदर्भों के लिए काफी चर्चित होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षा के लिए इस सेशन की पूरी श्रृंखला ये आपको समर्पित होती है। तो बेसिक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन में नए जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। तो चलिएगा, विषय श्रृंखला की शुरुआत यहीं से करते हैं इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते, माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा मानना होता है। और इसी विषयांक के साथ आपकी क्लास की शुरुआत भी। पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है, जवाब करिएगा पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न जो आपके सम्मुख है वो कहा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना यह निम्नलिखित में से किस जिले से प्रारंभ होती है। आज गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की जब बात की जाए तो यह हमें देखने को मिलती है। आखिर कौन सा जिला है जहां से इसका क्या होता है, शुरुआत हो जाता है। तो शुरुआत की जब बात की जाए तो बलिया से, बनारस से, गाजीपुर से या फिर आपके इलाहाबाद से। तो बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो आज यूपी का जो नाम है काफी चर्चा में है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है मान्यता के अनुसार यूपी का क्या है, ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। सबसे लंबा एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जाता है। और सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो आप भी जानते हैं आज वर्तमान में इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर तक विस्तारित है। क्या है? 594 किलोमीटर इसकी पूरी पूरी लंबाई आपको दिख मिलती है। अब इस 594 किलोमीटर लंबाई के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो फिर एक बिंदु आता है कि ये सबसे बड़ा है, तो फिर हमारी यूपी का सबसे छोटा कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा एक्सप्रेसवे आज अगर यूपी के परिपेक्ष की बात की जाए तो उसका नाम क्या है, तो सबसे छोटा एक्सप्रेसवे जो है उसका नाम हमें दिख मिलता है वो 25 किलोमीटर लंबाई का है। कितने किलोमीटर का है? 25 किलोमीटर लंबाई का है। और इसके क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो यह आपको दिख मिलता है नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच में। नोएडा से ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो इनके मध्य तक क्या है, इसका पूरा पूरा विस्तार आपको देख मिलता है। तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच में यूपी का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे आपको देख मिलता है। अब ये तो बात हो गई कि यूपी का सबसे लंबा कौन, सबसे छोटा कौन, लेकिन विस्तारित रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारी यूपी में ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है मुख्यतः आप भी जानते हैं सबसे लंबा है, लेकिन इसका विस्तार कहाँ से है, तो आपने सदैव सुना होगा ये शुरू हो रही है कहाँ से। खास करके आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपने गाजीपुर जिले का नाम सुना होगा, क्योंकि गाजीपुर की जब बात की जाए तो गाजीपुर से लेकर के यह मेरठ तक क्या है, इसका पूरा पूरा विस्तार है। हालांकि शुरुआती दिनों की जब बात की जाए तो शुरुआती दिन आपका क्या होगा, आपके गाजीपुर से मेरठ तक का इसका पूरा पूरा विस्तार है। गाजीपुर से मेरठ तक का इसका विस्तार है। ठीक है, गाजीपुर से मेरठ तक का इसका विस्तार है। माफी चाहते हैं, गाजीपुर ना होगा, ये प्रयागराज होगा। ठीक है, आपके मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक का इसका विस्तार है। बाकी आगे इसका विस्तार कहां तक होगा, तो आगे इसको विस्तारित करने की बात चली थी कि आगे इसको विस्तारित करते हुए आपके बलिया तक भेजा जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसका पूरा एक कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इलाहाबाद की जब बात की जाए तो इलाहाबाद का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलाहाबाद के संबंध में क्या होता है, यहां से इसका संबंध हो जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद का संदर्भ इसके पहले चरण में बन रहा है। लेकिन अब यहां पे बात की जाए तो इसने कहा कि बताइए हमारा पहला चरण कहां से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे सरकार का मानना है कि ये जो हमारा पूरा यूपी है, पूरा यूपी मतलब ये जो पश्चिम का हिस्सा है इसे पूर्वी यूपी से कनेक्ट करना है। और पूर्वी यूपी का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो ये आपका बलिया है। तो आज बलिया की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या होगा, बलिया के माध्यम से आपका पहले चरण में प्रयागराज। ठीक है, और प्रयागराज के बाद ये आपका मेरठ।
तो इस तरीके से पहला जो चरण आपका निर्मित किया जा रहा है ये आपके मेरठ से प्रयागराज तक है, और मेरठ से प्रयागराज के बाद फिर क्या होगा, ये बलिया तक विस्तारित होगा। अर्थात इनिशियल पॉइंट की जब बात की जाए तो उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है बलिया के रूप में। तो आज बलिया की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, बलिया से क्या है, इसका शुरुआत आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पहले चरण की जब बात की जाए तो पहला चरण आपके मेरठ से प्रयागराज तक इसका विस्तारित हो रहा है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने क्या किया था, इसका शिलान्यास वगैरह भी किया था। कहां से, शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो शाहजहांपुर की धरती से इसका शिलान्यास वगैरह भी कर दिया गया था। और इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, यहाँ पे एक आपातकालीन पट्टी भी बनाई जा रही है। क्या किया जा रहा है, आपातकालीन पट्टी का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो आपातकालीन पट्टी की जब बात की जाए तो ये भी आपके इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिल जाता है। तो बलिया से इसकी शुरुआत हो रही है। एक्सप्रेसवे के रूप में खासा ध्यान रखिएगा। एक नाम और चर्चा में रहता है उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम लोग कई बार क्या कहते हैं, अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आज यूपी में कुल 13 एक्सप्रेसवे आपके बन जा चुके हैं। कितने बन जा चुके हैं, 13 एक्सप्रेसवे आपके बनाए जा चुके हैं। खासा अगर देखा जाए तो जिसमें आप भी जानते हैं कि 6 बन चुके हैं और 7 आपके बनाए जा रहे हैं। तो 6 आपके बन जा चुके हैं, 7 आपके बनाए जा रहे हैं। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूपी के अंतर्गत खासा जब हम बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे, तो मिला जुला के इस नाम को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार आप जानते भी हैं, चूंकि एक्सप्रेसवे संबंध जो है वह आप भी जानते हैं, ये नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी की जब बात की जाए तो ये कौन है, ये आपके केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की जब बात की जाए तो नितिन गडकरी का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे नामों की बात की जाए तो चीज ध्यान रखिएगा, सड़क जो होती है वह हमारे यहाँ पर 4 प्रकार की होती है। अक्सर आपने सुना है सड़क के बारे में, कहा जाता है सड़क तुम अब आई हो गाँव में, जब आज पूरा गाँव शहर की तरफ जा चुका है। तो सड़क के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो सड़क होती है या जो रोड होती है ये 4 प्रकार की होती है। एक होता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये सेंट्रल का नेशनल हाईवे होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नाम देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम देते हैं। तो राष्ट्रीय नाम से पता चला है कि इसको केंद्र सरकार के द्वारा डेवलप किया जाता है और इसी के माध्यम से इसका संरक्षण देख रेख। फिर एक होता है राज्य राजमार्ग। तो ये क्या होता है, ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोकेशन होते हैं जिसको कनेक्ट करने के लिए राज्य सरकार क्या करती है, आपके डेवलप करती है, और इसका जो प्रबंधन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। फिर आपकी होती है एक जिसको हम कहते हैं जिला सड़क। जिला सड़क का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार के द्वारा इसे डेवलप किया जाता है, और मुख्य मंतव्य होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर जिला मुख्यालय हैं उन जिला मुख्यालय को क्या करना, एक एक क्रम में एक एक को कनेक्ट करना। जिला सड़क के बाद एक नाम आता है किसका, खास करके हमारे यहाँ पे ही आपने सदैव सुना होगा, जिसको हम कहते हैं ग्राम सड़क। अब ग्राम सड़क की संकल्पना क्या है, तो ग्राम सड़क आप भी जानते हैं, ये जो संदर्भ होता है यह मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर देख मिलता है गांव-गांव के जो क्षेत्र हैं उनकी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए। तो गांव सड़क ये आपको देख मिलती है। तो 4 प्रकार की सड़कें होती हैं। सामान्यतः ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसको सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के द्वारा डेवलप किया जाता है, जबकि राज्य के अंतर्गत जितने भी सड़क होती हैं उनको पीडब्ल्यूडी के माध्यम से डेवलप किया जाता है। पीडब्ल्यूडी अर्थात आपने सुना भी होगा, जिसको हम लोक निर्माण विभाग के रूप में जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को हम क्या नाम देते हैं, लोक निर्माण विभाग के रूप में जानते हैं। जबकि केंद्र वाला कौन सा है, तो केंद्र वाला सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है। एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा बीआरओ के रूप में। ये बीआरओ भाई साहब कौन है, तो बीआरओ के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया जो होती है ना, उस बॉर्डर एरिया के सड़क को बनाने के लिए बीआरओ का नाम लिया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ठीक है। तो ये सेना की एक टुकड़ी होती है जो दुर्गम क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों वगैरह पे रोड वगैरह बनाने का कार्य करती है, ठीक है। आगे की बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो ये राजधानी है ये लखनऊ कब आपके स्थानांतरित कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब आपके स्थानांतरित कर दी गई। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, आज उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब आपके स्थानांतरित कर दी गई। बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इतना जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा जरूर करिएगा, ठीक है। यहां पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य है राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ कब आपके स्थानांतरित करी गई। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो यह कब आपके स्थानांतरित करी गई। क्या नाम होता है, 1916 में, 1919 में, 1918 में, या फिर आपके 1921 में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है।
खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए, जो ये स्थानांतरित करी गई, इसका मुख्य मंतव्य क्या है? तो आप भी जानते हैं, राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर 1921 में, खासा आप भी जानते हैं। आज राज्य संदर्भ की बात की जाए तो हमारे प्रदेश की जो राजधानी पहले चरण में बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? तो राज्य की राजधानी बनाई गई थी आपके सन 1836 में। ये पहली बार बना था आगरा के रूप में। तो आगरा की जब बात की जाए तो आगरा हमारे प्रदेश की पहली बार राजधानी बनाई गई। आगरा के बाद आपने दूसरा बिंदु सुना, राजधानी के बाद हमारा दूसरा नाम किसे आता है? खास करके जब हमने राजधानी को कन्वर्ट किया आपके 1857 में, क्योंकि 1857 में क्रांति होती है, तो इसके बाद हमने 1858 में अपनी राजधानी को कन्वर्ट किया और ये भेज दिया कहाँ पे? आपके प्रयागराज। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज क्या हो जाती है? हमारे प्रदेश की अगली राजधानी के रूप में जानी जाती है। प्रयागराज के बाद अगर देखा जाए तो फिर राजधानी को हम क्या करते हैं? 1858 के बाद फिर हम 1858 के बाद एक समय आता है 1921। 1921 को हमने राजधानी को परिवर्तित किया लखनऊ के रूप में। अच्छा, लखनऊ परिवर्तित करने का कारण था, क्योंकि आप भी जानते इस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर हमारे राज्य की विधान परिषद वगैरह को डेवलप कर दिया गया। तो सीन क्या था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 में, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अर्थात संयुक्त प्रांत का अपना विधान परिषद बनाया गया। तो विधान परिषद जो बना वो लखनऊ में बना। तो अब कोई भी व्यक्ति होगा शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से, तो वो लखनऊ में रहेगा या फिर प्रयागराज जाएगा। तो आवागमन की सुविधा के लिए ही शायद यहाँ पे क्या किया गया, 1921 में राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से घोषित किया गया। लेकिन इसकी जब बात की जाए तो अस्थायी रूप से कब घोषित किया गया? तो अस्थायी रूप से आप कह सकते हो, अस्थायी या फिर पूर्ण राजधानी जो बनाई गई वह आपके 1935-36 में बनाई गई। खासा जब हमारे यहाँ पर क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम आया और उसके अनुसार ये बोला गया कि अब आपके राज्यों में चुनाव होगा। अब चुनाव की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, डेटा क्यों चेक कर देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, डेटा तो नहीं कभी चेंज होता है। ठीक है, बहरहाल 1935-36 की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी अस्थायी राजधानी लखनऊ के रूप में घोषित कर दी जाती है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि अब हमारे यहाँ पे विधानसभा वगैरह भी डेवलप कर दिया जाता है लखनऊ के अंदर, और संयुक्त प्रांत का चुनाव वगैरह भी आपको देख मिल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ बीच में एक समय काल आपको काफी चर्चित देख मिलता है 1858 में, क्योंकि 1 नवंबर 1858 की जब बात की जाए तो यहाँ पर एक तिथि आपने विशेष सुना, किसके रूप में? प्रयागराज के रूप में। तो प्रयागराज की जब बात की जाए या फिर इलाहाबाद, ये एक दिन की राजधानी बनी थी। किसकी? एक दिन की राजधानी बनी थी पूरे भारत की। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक दिन की राजधानी कई बार प्रश्न में पूछा गया है। तो एक दिन की जो राजधानी बनी है आपके पूरे भारत की, वो आपका प्रयागराज 1 नवंबर 1858 को। अच्छा, यहीं पर बिंदु की बात की जाए तो हमारे प्रदेश में कुछ राजधानियों का नाम ध्यान रखिएगा, जैसे आध्यात्मिक राजधानी। आध्यात्मिक राजधानी की बात की जाए तो ये कौन है? ये हमारे प्रदेश की बनारस है। ठीक है, हमारे प्रदेश में कला और संस्कृति की राजधानी, कला और संस्कृति, यह कौन है? तो ये आपकी राजधानी लखनऊ के रूप में जानी जाती है, राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो हमारे प्रदेश की विधायिका राजधानी, यह कौन है? तो यह पुनः आपकी राजधानी लखनऊ। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विधायिका के अलावा आपने कार्यपालिका के बारे में सुना, तो कार्यपालिका की राजधानी, यह भी आपके राजधानी लखनऊ में। एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, उद्योग कहाँ पे है? तो औद्योगिक राजधानी की जब बात की जाए तो आपके कानपुर में है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की न्यायिक राजधानी, यह कहाँ पे है? तो न्यायिक राजधानी की जब बात की जाए तो ये आपके प्रयागराज में दिख मिलती है। तो ये कई बार उपमाओं को भी चर्चा में रखा जाता है। उपमा इन द सेंस किसी को एक उपाधि जैसे देना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी बात की जा रही है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है जो लखनऊ से दिल्ली को कनेक्ट करता है। हमारे प्रदेश के अंदर कौन सा एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो लखनऊ को दिल्ली से कनेक्ट करता है? NH7, NH2, NH3, NH24 या फिर NH80। मतलब अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग खासा, जिसको हम नेशनल हाईवे के रूप में जानते हैं, ये लखनऊ से दिल्ली को कनेक्ट करता है। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? NH3, NH7, NH24 या फिर NH18। इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? हमारे यहाँ पर NH की जब बात करते हैं, NH नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे की जब बात की जाए तो नेशनल हाईवे के रूप में आपने नाम भी सुना होगा, नेशनल हाईवे। आज नेशनल हाईवे की जब बात की जाए तो नेशनल हाईवे किसके रूप में देखा जाता है? तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उसका नाम है NH7।
अक्सर आपने सुना होगा सामान्य बोलचाल में कि NH7 की जब बात की जाए तो NH7 जो है वह हमारी यूपी का क्या है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी माना जाता है। ठीक है, तो सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा NH2। NH2 की जब बात की जाए तो ये देश का सबसे लंबा माना जाता है। हालांकि अब इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। NH2 की जब बात की जाए तो NH2 को NH44 नाम दिया गया है। और इसी तर्ज पर NH7 की जब बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको NH19 नाम दिया जाता है। अभी 2008 में क्या किया गया था, इनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। तो नाम परिवर्तन की जब बात की जाए तो NH7 NH19 कर दिया गया है, और NH2 जो है या आपके NH44 कर दिया गया है। ठीक है, NH7 बेसिक अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा, कई बार चर्चा में रहता है, जिसको हम कहते हैं GT रोड। ये GT रोड मंतव्य क्या है, तो GT रोड को आपने सदैव सुना होगा, इसको हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ये खास आप भी जानते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर खां, या जिसको हम क्या बोलते हैं, शेर शाह सूरी। क्या नाम देते हैं इसे, इसे नाम दिया जाता है शेर शाह सूरी। तो बताया जाता है कि शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में क्या किया था, जो काबुल का लोकेशन है, उस काबुल को लोकेशन को खास करके कह सकते हो बिहार अर्थात सिकंदरा तक के लिए बनवाया था। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ तक इसका नाम देखने मिलता है सिकंदरा। सिकंदरा तो आगरा में पड़ता है। काबुल से ये क्या हो जाता है, काबुल से लेकर के कलकत्ता, कोलकाता, या फिर जब आप बिहार की बात करते हैं वहां तक की कनेक्टिविटी के लिए क्या किया गया था, इसको बनवाया गया था। तो GT रोड की संज्ञा यहाँ पे दी जाती है शेर शाह सूरी के माध्यम से। ठीक है, बाकी बात की जाए तो एक नाम आता है नैमिषारण्य तीर्थ। आज नैमिषारण्य तीर्थ की जब बात की जाए तो वह हमारे यूपी में किस एक जनपद से देखने को मिलता है, महोबा से, चित्रकूट से, इलाहाबाद से, या फिर आपके सीतापुर से। नैमिषारण्य तीर्थ की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ, आज नैमिषारण्य तीर्थ की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो नैमिषारण्य के रूप में आप भी जानते हैं ये काफी महत्वपूर्ण लोकेशन माना जाता है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपने दधीची के बारे में सुना होगा, दधीची ऋषि के बारे में। दधीची ऋषि बेसिकली थे कौन, तो आप सदैव जानते हैं ऋषि के रूप में अगर हम दधीची ऋषि की बात करें तो इन्होंने अपनी हड्डियों तक को दान दे दिया था, किसको, इंद्र को, ताकि राक्षसों का वध किया जा सके। तो जो आप वज्र देखते नहीं है, वज्र जो इंद्र का प्रमुख कह सकते हो कि हथियार है, तो इंद्र के पास जो वज्र नाम का हथियार है वह इन्हीं के हड्डियों से निर्मित है। और इन्हीं कार से कह सकते हो कि हमारे जो ऋषि महर्षि होते हैं ना, वो बड़े प्रमुख होते हैं। उन्होंने अगर लोगों के हित की बात आई ना तो अपने सशरीर को भी दान दे दिया, तो हड्डियों तक को दान दे दिया था वज्र के स्वरूप में, दधीची मुनि। दधीची के अलावा अगर देखा जाए तो नैमिषारण्य काफी लोकेशन माना जाता है, क्योंकि इसको हम चक्र तीर्थ भी कहते हैं। चक्र तीर्थ क्यों कहा जाता है, चक्र तीर्थ मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो यहीं से आपका गिरा है। ठीक है, यहाँ से वो क्षीर सागर गया है। चक्र तीर्थ के अलावा आपने सुना होगा यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी मानी जाती है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी मानी जाती है। इवन कई बार 88,000 भी कहते हैं, कई बार 80,000 ऋषियों का भी नाम लिया जाता है। तो 88,000 या फिर 80,000 ऋषियों की तपोभूमि भी मानी जाती है। चक्र तीर्थ के अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीता कुंड भी आपको देख मिलता है, और चूंकि चक्र तीर्थ है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चक्र कुंड भी आपको देख मिलता है। चक्र कुंड की संरचना ऐसी है, मान्यता के अनुसार ये बताया जाता है कि एक तालाब टाइप की संरचना है, जिससे वो चक्र जमीन के अंदर गया था, तो उसको हम लोग चक्र कुंड भी नाम देते हैं। तो चक्र तीर्थ की संज्ञा इसे दी जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका संबंध कहाँ से है, तो आप भी जानते हैं आज हमारे यूपी के सीतापुर जिले से इसका संबंध आपको देख मिलता है। तो हमारे यूपी में जो सीतापुर नाम का जिला है वहां से इसका संबंध आपको देख मिलता है। सीतापुर की जब बात की जाए तो सीतापुर किस लिए फेमस है, तो पहली बात राजा टोडरमल के लिए। राजा टोडरमल की जब बात की जाए तो राजा टोडरमल का जन्म यहाँ पे हुआ है। अभी आपने सुना होगा हमारे राज्य सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि एक वैदिक शोध संस्थान यहाँ पे डेवलप करेंगे। क्या होगा, वैदिक शोध संस्थान की जब बात की जाएगी तो यह आपके इसे सीतापुर में डेवलप किया जाएगा। और इसे सीतापुर की जब बात की जाए तो सीतापुर में खासा आपने नाम भी सुना होगा, कई सारे नाम आपको चर्चा में देख मिलते हैं, लेकिन सीतापुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुसूचित जाति, हमारी यूपी की सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है वह आपको इसी सीतापुर जिले में ही देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बहरहाल
आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद की जनसंख्या न्यूनतम आपको दिख मिलती है। आज जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या किस एक जिले की आपको न्यूनतम देखने को मिलती है। न्यूनतम मतलब आप कह सकते हो कि जहां से जनसंख्या क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है या फिर आपके कम है। और इस जनसंख्या की बात की जाए तो यह चित्रकूट में, हमीरपुर में, महोबा में या फिर आपके श्रावस्ती में। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, 2011 के सेंसस 2011 के सेंसस की जब बात की जाए तो इसके अनुसार कुछ प्रमुख आंकड़े मतलब हमारे यूपी में कुल जनसंख्या क्या है। तो यूपी में कुल लोगों की जो संख्या है वो आप भी जानते हैं 19,98,12,341। ये आज यूपी की पूरी संख्या आपको दिख मिलती है। अब इस यूपी की पूरी संख्या की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा, हम पूरे भारत का 16.51% लोगों की संख्या को क्या करते हैं, अपने यहाँ पे धारित करते हैं। अब पूरे भारत के 16.51% लोगों को हम अपने यहाँ पे धारित करते हैं और इसी कारण से आपने सुना भी होगा जनसंख्या के मामले में हमारा किस नंबर पे स्थान आता है। तो राज्यों की कैटेगरी में हमारा पहला स्थान आता है। इवन कई बार चर्चा में आपने सुना होगा कुछ देशों के बराबर भी हमारी जनसंख्या है, जिनमें नाम लिया जाता है कई बार किसके बारे में, जैसे एक देश आपने सुना होगा इंडोनेशिया। तो बताया जाता है कि अगर हम संख्या को कवर करें तो संख्या कवर करने की दशा में क्या होगा, हमारे देश की जनसंख्या इंडोनेशिया के बराबर होती है। इंडोनेशिया के अलावा अगर देखा जाए तो कई बार ब्राजील वगैरह देश के बारे में चर्चा की जाती है कि लगभग इस देश के बराबर हमारी जनसंख्या है। अब इसी जनसंख्या की बात की जाए तो 16.51% जनसंख्या हमारी यूपी में निवास करती है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे रहती है, तो पहला जो स्थान है वह आपने सदैव सुना होगा प्रयागराज के रूप में। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके निवास करती है। और दूसरे की जब बात की जाए तो फिर बात आती है न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम आपने सदैव सुना होगा हमारे यूपी में महोबा में। तो महोबा की जब बात की जाए तो महोबा में सबसे कम हो जाती है और सबसे ज्यादा की जब बात की जाए मतलब सबसे ज्यादा तो वह कहाँ पे होती है, वह आपके प्रयागराज में हो जाती है। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। तो आज प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा है, महोबा में सबसे कम है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या महोबा के अंतर्गत क्या हो जाती है, सबसे कम आपको देखने को मिल जाती है। वैसे महोबा की धरती की जब बात की जाए तो ये अपने आप में काफी फेमस है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पान उत्पादन यहाँ का काफी फेमस है। पान उत्पादन यहाँ का काफी फेमस है और इसी नाते आपने सुना होगा यहाँ पे एक पान प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है। तो पान प्रशिक्षण संस्थान की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अच्छा, पान प्रशिक्षण के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, कजली महोत्सव के बारे में। कजली महोत्सव, तो कजली महोत्सव भी यहाँ पे आपका आयोजित किया जाता है। महोबा की धरती ध्यान रखिएगा काफी फेमस है, यहाँ पे आल्हा उदल। तो आल्हा उदल की जब बात की जाए तो आल्हा उदल की धरती के नाते आपने आल्हा उदल महोत्सव का नाम ध्यान रखिएगा। अंकिता सिंह, अच्छा हाँ, चलिए अच्छी बात है, लगे रहिए गुरु, हमें लगता है सफलता मिलेगी, परेशान मत होइए, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, एक बैग किसी को कुछ ना आता है। पहले दिवस में शायद हम भी जब पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो हमें लगता है कि हम बहुत हेजिटेट हुए होंगे, लेकिन आज के संदर्भ में नो डाउट आप सबका प्यार है, आप सबका लगाव है और शायद हमारी माता स्वस्ति का आशीर्वाद है कि एक बेहतर से बेहतर हम करने का प्रयास कर पाते हैं। तो महोबा आल्हा उदल के लिए फेमस है, पान प्रशिक्षण संस्थान के लिए फेमस है, पान उत्पादन के लिए, कजली महोत्सव के लिए है। इवन महोबा के बारे में खासा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं सजर गौर पत्थर, तो सजर गौर पत्थर का नाम ध्यान रखिएगा, यह यहाँ का आपका एक विशेष उत्पाद भी दिख मिलता है। तो ये महोबा की धरती के लिए होता है, ठीक है। आगे की बात आती है, एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार एक खेल गांव की स्थापना करी गई। अब इस खेल गांव की जब बात की जाए तो खेल गांव की स्थापना प्रमुख रूप से आपको दिख मिलती है, ये आगरा में किया गया, मेरठ में किया गया, लखनऊ में किया गया या फिर आपके इलाहाबाद में। हम यूपी के कुछ विशेष गांवों की चर्चा करते हैं, जैसे हमारे यूपी का पहला बनग्राम, ये कहाँ पे स्थित है, तो बनग्राम की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा ये बेलहथी में पड़ता है, बेलहथी अर्थात सोनभद्र के अंतर्गत। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछे कि बताइए यूपी का पहला बनग्राम कहाँ पे है, तो ये आपके बेलहथी सोनभद्र में पड़ता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारी यूपी का पहला जलग्राम, जलग्राम की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या है, जलग्राम की जब बात की जाए तो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यह आपको दिख मिलता है बांदा के अंतर्गत, हमारे यूपी का जो बांदा है खासा जखनी के अंतर्गत, तो उसका नाम प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। तो जलग्राम बांदा जखनी में देखे मिलता है।
जलग्राम से ही बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है उमा शंकर पांडे। तो नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के जल पुरुष। तो यूपी के जो जल पुरुष हैं उनका नाम है उमा शंकर पांडे। लास्ट टाइम इनको पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था। पद्म श्री पुरस्कार अभी आपने सुना भी होगा कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर वितरित भी किया गया है, 132 लोगों को दिया गया है। आज ही अभी इस क्लास के जस्ट बाद मतलब उस लिस्ट को भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अगर समय होगा तो जुड़िएगा जरूर, नहीं समय होगा तो बाद में देख लीजिएगा। जो हमारे पद्म कह सकते हो कि पद्म पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले लोग हैं, क्योंकि सीधी सी बात उन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है तब उनको दिया जा रहा है। तो जलग्राम बाधा जखनी के रूप में जल शंकर आपके जल पुरुष आपके उमा शंकर पांडे। खासा यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में पहला डिजिटल गांव, हमारी यूपी का पहला डिजिटल गांव, ये क्या नाम है? तो आपने सदैव सुना होगा हसुड़ी अवसानपुर के रूप में। हसुड़ी अवसनपुर की जब बात की जाए तो हसुड़ी अवसनपुर जो है ये सिद्धार्थनगर जिले के अंदर पड़ता है, यहाँ पर इसका नाम प्रमुखता है। तो सिद्धार्थनगर जिले में हसुड़ी अवसनपुर नाम का लोकेशन अवस्थित है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक लोकेशन और ध्यान रखिएगा, डिजिटल गांव के अलावा हमारे ही यूपी में कई बार आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं आरओ पानी देने वाला पहला गांव। तो आरओ पानी की जब बात की जाए तो ये भरतौल गांव देखने मिलता है। भरतौल कहाँ से समित है? ये बरेली में पड़ता है। तो बरेली की जब बात की जाए तो बरेली में आपका भरतौल नाम का गांव पड़ जाता है। बरेली के अलावा अगर देखा जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हमारे ही यूपी के अंतर्गत आपने सुना होगा, खास करके जब हम गाँव की बात करें तो एक गांव और आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं ददरी कला गांव। ददरी कला गांव, ददरी कला की जब बात की जाए तो ददरी कला का संबंध किससे है? तो ये मिर्जापुर में पड़ता है। और पहली बार आपने सुना था जो अभी हमारे 26 जनवरी के कह सकते हो कि मुख्य अतिथि थे, तो उनके लिए आपने नाम सुना होगा। अगर उनकी बात की जाए तो वह यहाँ पर आए थे और 100 मेगावाट सौर ऊर्जा जो संयंत्र आपके यूपी में पहली बार लगाया गया था वो आपको यहाँ पर देख मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे ना जाने कितने नाम हैं जो गांव के रूप में काफ़ी फेमस हैं, हम उनकी चर्चा करते रहते हैं। बहरहाल खेलगांव की जब बात की जाए तो पहला खेलगांव कहाँ पे स्थापित किया गया? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसने पूछा है उत्तर प्रदेश का पहला खेलगांव, चूंकि राज्य के परिप्रेक्ष्य इसने पूछा। तो जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये जो स्थापित है ये आपके प्रमुख रूप से आगरा के अंतर्गत मिलता है। आगरा के अंतर्गत इसकी अवस्थिति देखे मिलती है। वैसे हम खेल शहर की जब बात करते हैं तो आपने कई बार सुना होगा खेल नगरी की जो उपाधि है वो हमारे मेरठ को दिया जाता है। इवन हमारे यूपी का जो खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वो भी कहाँ पे बनाया जा रहा है? वह भी आपके इसी नगर में बनाया जा रहा है। खासा आप भी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करते हुए, तो मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करते हुए आपका खेल विश्वविद्यालय यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं पहला खेल गांव तो आपके आगरा से सम्मिलित हो जाता है। वैसे आगरा के अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, आपने पीछे नाम सुना होगा खेड़ी बिरानपुर। तो खेड़ी बिरानपुर की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। और अभी ये गाजियाबाद में एक प्राइवेट संस्थान है उसके माध्यम से पहला खेल गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये खेल गांव अलग है क्योंकि गाजियाबाद की एक संस्थान है जिसने चुना है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा में इसको डेवलप किया गया है। खासा आज राज्य सरकार का एक विशेष मंतव्य भी है, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर एक जिला एक खेल। तो एक जिला एक खेल योजना को भी हमारे यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा बढ़ावा दी जा रही है। इवन आपने सुना होगा कुश्ती, कुश्ती की जब बात की जाए रेसलिंग, तो रेसलिंग को 10 साल के लिए सरकार ने क्या किया है? गोद भी ले रखा है। तो कुश्ती की जब बात की जाए तो सरकार 10 साल के लिए लोग भी रखी है। इवन कई सारे लोकेशन में अलग अलग ओपन जिम हो गया, स्टेडियम हो गया, या खेल व्यवस्थाओं को और डेवलप करना, इन सब चीज़ों को देख मिलता है। जैसे अभी लास्ट टाइम आपने नाम सुना होगा रानी रामपाल। तो रानी रामपाल की जब बात की जाए तो इनके नाम से एक हॉकी स्टेडियम आपके लाल बरेली नाम के जिले में बनाया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा मोहम्मद शमी के नाम से अमरोहा में एक आपका क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। अमरोहा के अलावा अगर देखा जाए तो आपने बनारस का नाम सुना होगा जहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो इन सब का नाम देख मिलता है। खैर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर कहाँ पे आपका डेवलप किया जा रहा है? चंद्रोदय मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ से आपको देख मिलता है? आज चंद्रोदय मंदिर की जब बात की जाए तो यह संबंधित आपको देख मिलता है। खासा ये बनारस में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, वृंदावन में स्थित है, या फिर आपके आगरा में देख मिलता है। कौन सा लोकेशन ऐसा है जहां पर उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर आपको देखने मिलता है? चंद्रोदय मंदिर बेसिक अगर देखा जाए तो अभी ये मंदिर किससे है? वैसे आजकल जो मंदिर फेमस है ना उसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं राम मंदिर।
राम मंदिर में एक दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें कितने पाए हैं कितने दरवाजे हैं वो अपने आप लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बहरहाल अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि ये मंदिर बना कैसे है। तो ये हमारे यहाँ पर एक परंपरा होती है जिसको हम कहते हैं नागर शैली। नागर शैली मंदिर बनाने की एक विशेष परंपरा जिसे हम नागर शैली कहते हैं। और नागर शैली में विशेषता क्या होती है कि ये पंचायतन मंदिर होते हैं। पंचायतन मंदिर को इस तरीके से समझिएगा कि यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक मुख्य मंदिर होता है बीच के अंदर, और फिर ये जो चारों के किनारे होते हैं ना, यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं, आपके मंदिर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये 5 मंदिर आपको दिख मिलते हैं। तो पंचायतन मंदिर का संदर्भ आपके नागर शैली में दिख मिलता है। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ये जो बनाया गया है ये बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, बलुआ पत्थर की जब बात की जाए तो ये किससे बनाया गया है, तो आप भी जानते हैं बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अब ये पत्थर आप भी समझ सकते हैं अलग अलग लोकेशन से अलग अलग परिपेक्ष, जैसे कुछ राजस्थान वगैरह के प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। नागर शैली में बलुआ पत्थर से राम मंदिर बनाया गया है। ऊंचाई की जब बात की जाए तो ऊंचाई इसकी कितनी है, 161 मीटर है। 161 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आपने सुना भी होगा गुजरात का एक फैमिली है जिसको क्या कहते हैं, सोमपुरा करके है। तो सोमपुरा की जब बात की जाए तो सोमपुरा का नाम ध्यान रखिएगा। जो इसके क्या है, जो इसके आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्चर की जब बात की जाए मतलब जो इसके इंजीनियर हैं उनका नाम BS सोमपुरा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर। बहरहाल चंदोदय मंदिर की जब बात की जाए तो चंदोदय मंदिर ये आपको नाम देख मिलता है। अब बहुत सारी चीज़ें जैसे दरवाजे 44 हैं, लेकिन एक जो मुख्य है सिंह दरबार, दरवाजों की जब बात की जाए तो फाटक हैं और दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन उन सब चीज़ों पे हमें लगता है उतना आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान दिए हैं तो अच्छी बात है भाई। देखो परीक्षक है, हम यूँ ना कहते कि परीक्षक क्या पूछ ले, क्योंकि उसे भी पता है कि मेन मेन चीज़ तो सभी पढ़ते हैं, साइड वाला चीज़ कोई ना पढ़ता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए राम जीवन से संबंधित उस गिलहरी की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है जिसके शरीर पर भगवान राम ने हाथ फेरे थे। तो चूंकि आप भी जानते हैं गिलहरी का संबंध कहाँ से है, जब वो राम सेतु बना रहे थे। शायद ये बहुत बारीक चीज होती है, हालांकि इतना इंटरनल एग्जामिनर सोचता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके की सोच है। क्योंकि आप भी जानते हैं राम के दरबार में बहुत सारी चीजें स्थापित की गई हैं, लेकिन जो गिलहरी की प्रतिमा है वो कहाँ स्थापित की गई है, तो आपके रेलवे स्टेशन पर स्थापित है। एक बड़ा सा गिलहरी का प्रतिमा स्थापित किया गया है जो राम सेतु से संबंधित है। और ऐसे ना जाने कितनी चीजें आपके स्थापित की गई हैं। जैसे जटायु का आपने प्रतिमा देखा था, वो आपके राम मंदिर के अंतर्गत स्थापित है, कांसे से बनाया गया है। चूड़ामणि स्थापित है, बीड़ा चौक आपके स्थापित है। क्यों? क्योंकि राम कभी कभी बीड़ा बजाते थे। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको दिख मिलती है। बहरहाल उन सब चीजों पे बहुत ज्यादा तर्क ना करेंगे, समय कभी लगेगा तो राम मंदिर के ऊपर हमने विधिवत तरीके से वीडियो बना रखी है, उसे देख लीजिएगा। उसमें लगभग सारी चीज़ों को हमने कवर किया है कि मंदिर का पूरा प्राकल्प क्या है, मंदिर की पूरी व्यवस्था क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं। आधुनिकतम रूप में हमने जिला दर्शन भी करा दिया ताकि आपके अयोध्या के बारे में भी पूरा कन्फर्मेशन हो। और उसके अलावा राम मंदिर, रामायण या उसके जो संबंधित पात्र वगैरह हैं उनके ऊपर भी सारी चीज़ें हमने करा रखी है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हम बात करें चंदोदय मंदिर, तो इसका संबंध कहाँ से है, तो ये ध्यान रखिएगा। चंदोदय की आज जो संकल्पना है वह मुख्य रूप से आप कह सकते हो आपका जो वृंदावन है। वृंदावन की जब बात की जाए तो वृंदावन में इसका नाम ध्यान रखिएगा। आगरा में फेमस कौन है, तो आगरा में आपका ताजमहल फेमस है। ताजमहल के अलावा अगर देखा जाए तो फिर आगरा के अंतर्गत ही आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं किसके रूप में, खासा एक नाम सुना होगा राधा दयाल के बारे में। ठीक है, राधा दयाल की जब बात की जाए तो इनका नाम आपने सुना होगा। इनके माध्यम से एक मंदिर आपको दिख मिलता है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी आपको दिख मिलते हैं। लेटे हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो आपके प्रयागराज में दिख मिलती है। और बनारस में कौन मंदिर है, तो विश्वनाथ कॉरिडोर की जब बात की जाए तो विश्वनाथ जो मंदिर है वो आपको बनारस के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो विश्वनाथ मंदिर आपके बनारस में है। ठीक है, तो बाकी वृंदावन की जब बात की जाए तो यहाँ पे चंदोदय है। और वृंदावन की जब बात की जाए तो यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हरिदास जी की जब बात की जाए तो हरिदास जी का आश्रम भी आपको देखने मिलता है। ठीक है, हरिदास आश्रम। वैसे वृंदावन हम भी गए थे तो यहाँ पे हमने देखा है कि विश्व की सबसे, अगर हम किसी एक मंदिर की बात करें जिसमें सुंदरता का कुछ बखान किया जा सकता है तो हमें लगता है वृंदावन में प्रेम मंदिर शायद ही आज आधुनिकतम नमूनों की जब बात की जाए तो आधुनिकतम नमूनों में इसके अलावा कोई ऐसा नमूना होगा जिसको हम यहाँ पर देख पाए। ठीक है, तो अगर हम वृंदावन की धरती पे बात करें और प्रेम मंदिर की बात करें तो हमें लगता है कि सबसे आधुनिकतम विधा को आधारित करते हुए यह एक विशेष मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे थे पिछले संदर्भ को लेकर के हमारा बताने का यही मतलब था। कौन सा सीन था, वो राम मंदिर को लेकर के। तो राम मंदिर विधा को हमने यहाँ पे आपके साथ कराया है। देखिए
रामायण, राम मंदिर और राम से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि परीक्षक आपसे पूछ सकता है, तो इसी कारण से इसको हमने क्या किया है, यहाँ पर खास करके देखने मिलता है। ठीक है, और बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अयोध्या में जिला दर्शन, अयोध्या के बारे में पूरा हमने चर्चा किया है। अंकुर अग्रवाल का ही करे गुरु, अब इस पे हम क्या टिप्पणी करें। देखिए, उसकी एक भरपाई हम जरूर कर सकते हैं कि वहाँ लोग पैसा लेके आपको कराते हैं, यहाँ हम फ्री पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इतनी आपके लिए विधिवत तरीके से हम काम कर दे रहे हैं। आपको थ्योरी का टेंशन है ना, थ्योरी वाला सेक्शन हमने यहाँ पे विधिवत तरीके से, जिस चीज़ को पैसा लेके हम कराते उसको हमने विधिवत फ्री करा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज़ बताएं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हर एक व्यक्ति किसी एक काम को कभी कभी अपने मंतव्य से नहीं करता है, कभी कभी कुछ उसकी मजबूरियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई तर्क ना होता है, लेकिन हम मानते हैं, चूँकि हम समझते हैं स्टूडेंट लाइफ में एक एक रुपए की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमसे बेहतर शायद कोई समझता होगा, तो इसके लिए आप विधिवत तरीके से निश्चिंत रहें, परेशान मत हो। आपकी पढ़ाई में हम नहीं बाधा होंगे, ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं। और जिस एक पहलू के साथ हमने शुरू किया था, हम बार बार कहते हैं कि उस पहलू को पूरा करने के लिए ही हम समर्पित हैं। नो डाउट एक समय था कि जब हमने पढ़ाई मजबूरी में चालू की थी। मजबूरी मतलब हमने कभी ना सोचा था कि हम इस टीचिंग लाइन से जुड़ेंगे, यथावत है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने कभी ना सोचा था कि हम टीचर बनेंगे, क्योंकि सीधी सी बात, हम बहुत धीरे बोलते हैं। तो हमें लग रहा था कि भाई बच्चों को एक तरीके से जज करना है, उनको चुप कराना है, उनके बीच अपनी बातों को पहुंचाना है, तो हमें तेज बोलना पड़ेगा, और ये हमसे कभी ना हो पाया। मतलब चुप गुप टाइप के इंसान थे, जिसे हम कहते हैं ना इंट्रोवर्ट। लेकिन वही है कि जब मजबूरी थी तो फिर करना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ नहीं देखी जाती ना, आपके अंदर कोई कला ना हो लेकिन आनी पड़ती है, करनी ही पड़ती है। तो हमने शुरू तो कर दिया, और करते करते इतना इसमें इंटरेस्ट आ चुका है, इसमें इतने तरीके से जुड़ चुके हैं कि इसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, कुछ भी कर लेते, नहीं कुछ करना था अपना कोई पास्ट का कोई नौकरी ज्वाइन कर लेते, क्या दिक्कत थी, सरकार के कई सारे लेटर पड़े हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, जिस चीज़ को हमने चालू किया उसे हम कंटिन्यू करेंगे, और उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें अब ये माध्यम हो जाएगा तो यहाँ पे हमें कोई रोक तो नहीं सकेगा ना। यहाँ पे तो हम आपके लिए विधिवत तरीके से सही दर तैयार होंगे, जो भी हमारी संकल्पनाएं होंगी, हमने शुरू किया तो हम विधिवत तरीके से हम पूरा करेंगे। तो इसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, तो अंकुर जी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आप हमारे कहने पर वहाँ पे बैच लिए। ठीक है, लेकिन अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं कि जब हम वहाँ पे खुद ही नहीं हैं तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारे द्वारा बनेगी, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे हम करा देंगे। ठीक है, आप उसके लिए बेझिझक रहिए, परेशान मत होइए। इसीलिए बार बार कहते हैं कि इस चैनल पर अगर जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चंदोदय मंदिर आपके वृंदावन में, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आज वर्तमान का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, वह कहाँ पे आपका डेवलप किया जा रहा है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बेसिक अगर देखा जाए तो ये संबंध किससे होता है, तो ये खड़गपुर से होता है, या फिर आपके गोरखपुर से होता है, या फिर आपके बनारस से होता है, या फिर आपके कानपुर से संबंधित होता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंदर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, अब सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से नाम याद आता है, ये किससे संबंधित है, तो आप भी जानते हैं रेलवे के। रेलवे की जब बात की जाए तो आज रेलवे के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की जब बात की जाए तो अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जब बात की जाए तो प्लेटफॉर्म की जो संकल्पना होती है वह कहाँ से देख मिलता है, तो आपके गोरखपुर में है। यहाँ पे यूपी की बात की गई है, और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है वह आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। खासा अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा, करीब करीब 1300 मीटर क्या है इसकी लंबाई है, करीब करीब क्या है 1346 इसकी पूरी पूरी मीटर लंबाई हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो देश का सबसे लंबा कहाँ पे है, तो देश का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह आपको देख मिलता है, आपने कई बार सुना होगा हुबली के बारे में। हुबली, हालांकि ये हुबली पश्चिम बंगाल का नहीं है, इसका जो संबंध है वो कर्नाटका में देख मिलता है। कर्नाटका की जब बात की जाए तो कर्नाटका के अंतर्गत देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका डेवलप किया गया है। आज चूंकि रेलवे की बात चली है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपको बात आती है हमारे देश की सबसे लंबी ट्रेन, तो सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, सबसे लंबी ट्रेन की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपने सुना होगा खासा बासुकी ट्रेन के बारे में। बासुकी ट्रेन,
बासुकी ट्रेन की जब बात की जाए तो ये सबसे लंबी ट्रेन है। मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि इसमें करीब करीब कुल 295 डब्बे हैं और लगभग लगभग 2 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, तो सबसे लंबी ट्रेन आपके बासुकी के रूप में जानी जाती है। चूंकि प्लेटफॉर्म की बात की गई है, गोरखपुर की बात की गई है, तो अच्छी आप ध्यान रखिएगा। हमारे पूरे विश्व में ट्रेन पहली बार कब चली थी, तो आप भी जानते हैं 1825 में यह इंग्लैंड में चलाई गई थी। भारत में कब चली थी, तो भारत में 1853 में चली थी। कहाँ से? बंबई से थाने के बीच में। बंबई से थाने की जब बात की जाए तो उसके बीच में चलाई गई थी। यूपी में कब चली थी, तो यूपी में 1859 में चली थी, आपके प्रयागराज से कानपुर के बीच में। प्रयागराज से कानपुर की जब बात की जाए तो प्रयागराज से कानपुर के बीच में ये पहली ट्रेन आपकी चलाई गई थी। आज ट्रेनों की जब बात की जाए तो ट्रेनों को नाम ध्यान रखिएगा, खास करके अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर रेलवे की वजह से तो 18 जोन है, लेकिन 2 जोन आपके यूपी से समित है। एक नाम आपने सुना होगा उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपके प्रयागराज में देख मिलता है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक नाम होता है खास करके पूर्वोत्तर रेलवे, ये कहाँ से समित है, तो यह आपको देख मिलता है हमारे यहाँ पर, खास करके यही गोरखपुर। तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। तो 2 जोन हमारे यूपी में प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। चूंकि ट्रेनों की बात चली है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने बरेका का नाम सुना होगा, बनारस रेल इंजन कारखाना। ये बनारस के अंदर स्थापित है, जिसका मुख्य मंतव्य है कि यहाँ पर इंजन बनाए जाते हैं, रेल के जो डब्बे होते हैं वो प्रमुखता से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बरेका के अलावा आपने लाल बरेली का नाम सुना होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने रेलवे के जो डब्बे होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो रेलवे डिब्बे यहाँ पे बनाए जाते हैं। इवन यहीं पे आपने सुना होगा कि रेलवे के जो पहिया होता है उस रेलवे के पहिए को भी बनाया जाता है। सीधी सी बात है, जब डिब्बा बनेगा तो डब्बे का पहिया कहीं अलग थोड़ी ना बनेगा, यही बनेगा। एक नाम और ध्यान रखिएगा क्योंकि गोरखपुर से संबंधित है, गोरखपुर में रेलवे के जो होते हैं ना वो रेलवे के डब्बे मरम्मत किए जाते हैं। तो एक मरम्मत कारखाना की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके गोरखपुर में देखने को मिल जाता है। और रेलवे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा बनारस के बारे में, क्योंकि बनारस कैंट की जब बात की जाए तो बनारस कैंट को क्या हुआ था, ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया था। ईट राइट स्टेशन की जब बात की जाए तो इसका दर्जा दिया गया था। एक्चुअली फसाई जो है, आप कह सकते हो कि खाने पीने की जो एक संस्था है जो उसकी गुणवत्ता को चेक करती है, तो ये एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग लोकेशन में ये चेक करती है कि वहाँ पे खाने की क्वालिटी कैसी है। रेलवे के चाय के बारे में तो आप भी देखते हैं कि उसमें केवल मिठाई मिलती है, हल्का सा गुनगुना पानी होता है, चाय की क्वालिटी क्या ही रहती है उसकी बताने की जरूरत नहीं। जेल के खाने को आपने देखा है, दाल को ऐसे गिराइए तो लगता है दाल गिर रही है कि पानी गिर रहा है, रोटी ऐसा खींचते चले जाइए टूटती नहीं है। तो यही खाने की गुणवत्ता चेक करने के लिए रेलवे के खाने आपसे अक्सर देखे होंगे, कोई क्वालिटी नहीं, साफ सफाई तो दूर की बात होती है। तो अब ये फसाई कहती है कि भैया हमारे यहाँ पर जो यह खाना वाना आप दे रहे हो क्या इसमें गुणवत्ता है, क्या इसकी क्वालिटी है, उसी को चेक करने के लिए यह ऐसे दर्जा देती है। तो अभी आपने 2 जेलों का नाम सुना था, फतेहगढ़ का और बुलंदशहर का, और ये आपका नाम आता है खास करके स्टेशन का। हालांकि अब तो कई सारे नाम इसमें जोड़े जा रहे हैं, लेकिन बनारस कैंट पहले नंबर पर था। ग्राम प्रधानों का मानदेय हमारे यहाँ पर देख मिलता है। आज ग्राम प्रधानों की जब बात की जाए तो इनको कितना पैसा दिया जाता है, एक्चुअली ध्यान रखिएगा, जैसे पुराने समय में ये जितने भी आपके लोगों के द्वारा चयनित पद हुआ करते थे, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, या हमारे प्रधान जी हों, तो इन सबको पैसा वैसा नहीं मिलता था। इन सबका एक संदर्भ ही था समाज सेवा। लेकिन अब समाज सेवा कोई कब तक करेगा भाई, समाज सेवा के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है। मान लेते प्रधान जी रोज रोज क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, कलम खरीदना होता है, कहाँ से कलम खरीद के लाएंगे, कलम की वैल्यू होती है कि नहीं होती है। मान लेते 2-4 अधिकारी मिलते जुलते हैं, कितना दिन भेली पानी पिलाएंगे। आपने कहा कि ब्लॉक पे मीटिंग बैठनी है, वहां पहुंचना, प्रधान जी कैसे पहुंचेंगे। तो समाज सेवा हो सकती है, लेकिन जब उसका तात्पर्य समाज तक ही सीमित हो। आज दुनिया भर का आपने काम चालू करा दिया, कभी स्कूल बनता है, कभी नल लग रहा है, कभी आपके खड़ंजा बैठाया जा रहा है, कभी नाली लग रही है। तो जब सब लोगों का वेतन फिक्स है तो आखिर प्रधान जी लोगों को मानदेय को ना मिले। तो इसी दशा को व्यवस्थित करते हुए ताकि लोगों का एक इंटेक्शन सही दिशा में लगा रहे, उसके लिए यहाँ पर आपके 25 रुपये तय किया गया था। कितने रुपए, 25 रुपये प्रधानों का मानदेय तय किया गया था। क्योंकि प्रधानों जी की जब बात की जाए तो प्रधान जी को कोई भी सरकारी महकमे से कह सकते हो कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है। वो अलग बात है कि आप एक बार केवल प्रधान बनिए तो उसके बाद हमें लगता है कि 3 पीढ़ी बैठ करके आपकी आगे खा सकती है, इतनी अगर आप में थोड़ी बहुत योग्यता है, क्योंकि आप इतना प्रबंधन कर लेते हैं। आपके घर पे एक बढ़िया सफ़ेद कलर का स्कॉर्पियो आ सकता है, आपके गांव का जो घर होगा वो 3 मंजिला बन सकता है, आपके पास में जो कस्बा होगा वहाँ पे एक आप छोटा सा कम से कम कुटिया भर का
कह सकते हो कि ज़मीन आप खरीद सकते हैं, गाँव में कहिए तो 4-6 बीघे आपके हो जाएँ, ये व्यवस्था बाद की होती है। लेकिन ये व्यवस्था जो होती है वो अलग प्रबंधन से माध्यम से होता है। लेकिन ये जो कलम खरीदने की बात है, आने-जाने का पूरा खर्च है, इन सब चीज़ों की बात की जाए तो इसके लिए सरकार ने कहा कि इनको कुछ पैसा दिया जाए, मानदेय दिया जाए। और इस परिप्रेक्ष्य में खासा देने की ग्राम प्रधान या जिनको हम क्या बोलते हैं सरपंच या जिनको हम मुखिया के रूप में नाम देते हैं। तो यह हमारे यहाँ पर देख मिलता है इनके मानदेय को लेकर के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में नहर परियोजनाओं की जब बात की जाए तो कौन सी नहर परियोजना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जल विद्युत का भी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अच्छा, अब इस सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे और इस क्वेश्चन का आपसे कमेंट में जवाब चाहेंगे, खास करके शारदा नदी, ऊपरी गंगा नहर, रामगंगा या फिर आपका बेतवा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, जवाब में करके बताना है। बाकी आज के सेशन को अब हम यहाँ पे विराम इस कारण से देंगे क्योंकि अभी आप जानते हैं कि हमने एक अभी आपका सेशन लगा रखा है आपके 6:45 से, और जिसका मुख्य मंतव्य है कि हमारे यहाँ पर खास करके अभी आपने देखा था पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। तो पद्म पुरस्कार पहली बात किन किन लोगों को प्राप्त हुआ और क्या उसकी रैंकिंग रही, उसी को लेकर के एक छोटा सा सेशन आपके साथ चर्चा करेंगे क्योंकि आजकल बदलती दिशा में कह सकते हो परीक्षाओं का माहौल है और परीक्षाओं में ऐसे विविध बिंदु क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आपकी क्लास की पीडीएफ वगैरह क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के संबंध को अब हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जुड़िएगा जरूर, खास करके आपके पद्म विभूषण पुरस्कार वगैरह के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।